जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पिनाका डिफेंस के इस परिवार में। आप सभी को बता दिया गया था, आप सभी के लिए बड़ी शानदार सी क्लास अरेंज करा दी गई। बहुत शानदार क्लासेस हैं। इन्हीं क्लासेस के एंड पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जीएस और जीके को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए हम तैयार हैं। जैसा सर ने आपसे प्रॉमिस किया है कि लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी। 20 क्लासेस का प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस 20 क्लासेस का है, लेकिन तैयार रहना, मिलने वाला बहुत कुछ आप सभी के लिए। चलिए एक छोटे से सेशन में हम जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप जानते हो, अगर मैं एयरफोर्स में एक्स के डिपार्टमेंट में बात करूं तो वहां जीएस का कोई इतना रोल है ही नहीं। बस वाई ग्रुप और नेवी में एसएसआर वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा जीएस का। ठीक है। दूसरी बात, आप अगर बोथ ग्रुप वाले हो, एक्स वाले और वाई वाले, तो कोशिश करो एक्स ग्रुप पे ज्यादा मेहनत करो। वाई ग्रुप में जीके जीएस का सेक्शन इतना ज्यादा हावी नहीं होता। 7 से 8-9 क्वेश्चन आप देखते हो। अगर आप सेशंस को भी देखते रहो लगातार तो आप आराम से उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक्स पे ज्यादा फोकस करो। एक्स मतलब एक्स ग्रुप पर फोकस करना है। ठीक है। तो आओ जरा हम छोटे सेशन में क्लास शुरू करते हैं और 15 क्वेश्चन होंगे। देखो, कहने को 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर मैं जो डिटेल्स आपको दूंगा उन डिटेल्स को आप ऐड करोगे तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। तो क्लास को अच्छे से देखना है। जो भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डिमांड है, कमेंट कर दीजिए। आपको सब कुछ रिप्लाई में मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो सभी कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम को संभालने वाली एजेंसी आप जानते हो सभी क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का हेडक्वार्टर हो, चाहे इसरो की इस्टेब्लिशमेंट हो, माने उसकी स्थापना ईयर हो, पूछी जाती है पेपर में। ठीक है। तो मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सभी कोशिश करना कि मुझसे पहले आप लोग आंसर दे दें। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। और कोशिश आप लोग करो, एक काम करो, आप एक कॉपी लेकर बैठो और उसमें ना पहले आंसर दे दो। जितने मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप भी पढ़ो, मैं थोड़ा सा होल्ड कर दूंगा, आप आंसर दो और चेक करो हमने कितने क्वेश्चन सही कर लिए। ठीक है। बाकी तो मैं आपको बता के चलूंगा। इसरो को लेकर के इसकी फुल फॉर्म लगातार पेपर में आती है, याद कर लो सभी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लगातार पेपर में है। और अगर स्थापना आपसे पूछे तो स्थापना 1969 आप याद कर लो। ये भी एयरफोर्स वाले सेक्शन में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे सभी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के पूर्वी आपका जो वायु कमान है, ईस्टर्न एयर कमांड जो है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो आप चाहे नेवी की बात करो, चाहे आर्मी की बात करो, चाहे एयरफोर्स की बात करो, इनकी जो आपकी कमांड है लगातार एग्जाम में पूछी गई है। ट्रेनिंग कमांड भी पूछी जाती है, आप याद रखना। एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं, आज 7 इसकी कमांड है, जिनमें से 5 आपकी फंक्शनल और 2 आपकी ऑपरेशनल कमांड है। कुल मिला के 7 कमांड है। ठीक है। उन 7 में से आपसे ईस्टर्न पूछी है। ईस्टर्न की बात करूं तो मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, शिलोंग के अंदर हमारी ये आपका कह दो एक तरीके से ईस्टर्न कमांड है। यही मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप सभी को कमेंट में रिप्लाई देना है कि एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड का, किसका? ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये सभी को बताना है जरूर। ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं बाकी 7 कमांड जो है आपकी, एक तो मैंने बता दी, अगर 6 कमांड आपको पूछनी है तो बताइएगा, मैं सभी के क्वेश्चंस आपको लेकर के आऊंगा और अच्छे से याद भी करा दूंगा, चाहे वेस्टर्न न्यू दिल्ली हो, चाहे गांधीनगर की हो, चाहे प्रयागराज की। ठीक है, चलिएगा, बताइएगा जरूर। लेकिन आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? मतलब नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट जो किया जाता है वो आर्टिकल कौन सा है जिससे हम अपने देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। आर्टिकल 352 इसका आंसर होगा, सभी याद रखेंगे, जो कि हमारे संविधान के ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है। किस में आता है? पार्ट 18 के अंदर आती है। इमरजेंसी के प्रोविजंस आते हैं इसके अंदर, जिसमें 352 यही बात कहता है कि देश के अंदर या देश के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर नेशनल इमरजेंसी जरूरी नहीं कि पूरे देश में ही लगेगी। आप याद रखना, वो देश में भी लग सकती है और देश के किसी पर्टिकुलर पार्ट में भी लग सकती है। ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनता है, यहां पे लिखा हुआ है बड़ा अच्छा, 356 मतलब 356 आर्टिकल जो होगा वो हमारा राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। माने किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो वहां काम करेगा आर्टिकल 356, याद रखेंगे सभी। और अगर पूछा आपसे 360 आर्टिकल, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको कहते हैं हम वित्त आपात, क्या बोलते हैं? वित्त आपात को लगाता है
इंट्रोड्यूस करता है आर्टिकल 360, यहीं से याद कर लो। 368 पूछेगा तो ये संविधान के संशोधन, संविधान में क्या कराता है, ये संशोधन के लिए आर्टिकल है, ये पार्ट 20 के अंदर। मैं आपको बता दूं आजकल करंट में बहुत चल रहा है संविधान के अंदर संशोधन को लेकर के, तो याद कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे संविधान में जो संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो वो है हमारा 368 पार्ट 20। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, नोट कर लेना, ऐसे जैसे मैं आपको पॉइंट्स बता के चलूंगा आप इनको लिख के चलना। जो भी आपको कोई भी कमी लगती है, आप चाहते हो कि भाई ये चीज इसमें आनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा और अच्छे से आपकी लगभग एक सवा महीना आपके पास है, जितनी जीएस का पोर्शन हो सकता है, जीके का, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, मैं आपको कराऊंगा प्रॉमिस के अनुसार और उससे कहीं ज्यादा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन है, ये आपके जो गेम्स होते हैं ना, उन गेम्स में जो ये टर्म्स होते हैं ये पूछे जाते हैं पेपर में, जैसे ये पूछा है बटरफ्लाई स्ट्रोक के बारे में। ठीक है, याद कर लो, हालांकि ये जो गेम है इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, इंटरनेशनल जो आपके ओलंपिक्स हैं, कॉमनवेल्थ है, बट ऐसे वर्ड पेपर में आते हैं, जैसे कि क्रिकेट के बहुत सारे वर्ड हैं पेपर में आ जाते हैं, फुटबॉल के हैं, टेनिस के हैं, ऐसे ही है बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग में यूज किया जाता है, किसमें, स्विमिंग में। एक बैक स्ट्रोक करके है, वो पेपर में कई बार आया हुआ है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है ये भी किसका है, स्विमिंग का, याद रहेगा सभी को। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इनकी खुद की ऑफिशियल करेंसी है वो क्या है। ये कह रहा है व्हाट इज द ऑफिशियल एंड कॉमन करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल 27 कंट्रीज आती हैं, मतलब 27 कंट्रीज का ये ग्रुप है, जिस ग्रुप में लगभग 27 कंट्री कोशिश करती हैं कि कितना हम एक साथ रह सकते हैं, एक यूनियन बना के रह सकते हैं। ठीक है, तो उन 27 कंट्रीज ने क्या किया, अपनी करेंसी भी सेम कर ली। भाई अगर आप देखोगे भारत की करेंसी अलग है, पाकिस्तान की करेंसी अलग है, नेपाल भूटान की करेंसी बिल्कुल अलग है, बट यहाँ पे क्या है 27 कंट्रीज में लगभग 90 कंट्रीज, लगभग 90 के, अब तो 21 हो गई है, करंट का क्वेश्चन है, 21 कंट्रीज हैं जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी माना हुआ है, सबने कॉमन कॉमन करेंसी। और ये 21 कंट्रीज का ग्रुप पता है क्या कहलाता है, हल्का सा टाइट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ क्वेश्चन कह दूंगा। इन 21 कंट्रियों का ग्रुप ना यूरोजोन कहलाता है। क्या कहलाता है, यूरोजोन, याद रखना, मतलब वो 21 कंट्री जिनकी खुद की करेंसी क्या है, यूरो है। ठीक है, याद रहेगा, तो यूरो करेंसी को आप याद करके चलें। अगला चलते हैं, डॉलर आपको पता है, डॉलर अलग अलग देशों का, कई देशों का है, मेनली यूएस डॉलर, सबका आगे नाम लिखा मिलेगा, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, ठीक ऐसे मिलेगा। पाउंड यूके का है, आपको पता है, रूबल आपका रशिया का है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आपका ये कह रहा है, इन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड विच ब्लॉक्स अल्ट्रावायलेट रेज। आप सभी जानते हो जो आपकी ओजोन परत होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, बट वो हमें एटमोस्फेयर की किस लेयर में मिलती है, तो मैं आपको बता दूं, याद रखना, डिफेंस के सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एटमोस्फेयर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से लगभग हर पेपर में क्वेश्चन देखोगे, एक तो एटमॉस्फेयर का और एक सोलर सिस्टम का क्वेश्चन लगातार आप देखोगे। मेरे खुद के एग्जाम में एयरफोर्स में आपका क्या बोलते हैं इसका, मार्स प्लेनेट को लेकर के क्वेश्चन आया था। जब आपके सामने आएगा मैं बताऊंगा, मैं उसको गलत भी करके आया था, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब गलत कर देते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा याद रहता है हमें। ठीक है, अब जरा देखो कौन सी लेयर है, तो याद रखना वो है स्ट्रेटोस्फीयर। आप आंसर कर रहे हो, नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, सामने देख के रखो कि आंसर का जवाब, मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर, जो दूसरे नंबर की लेयर होती है। अगर आप जमीन से आसमान की तरफ जाओगे तो दूसरे नंबर की लेयर होती है। अगर आपको सीक्वेंस याद करना है तो फर्स्ट लेयर, आप ऐसे मानिए कि आप जमीन से किसी रॉकेट में बैठ के ऊपर जा रहे हो, तो फर्स्ट लेयर आप पार करोगे ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर आप पार करोगे कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर आप पार करोगे मीजोस्फीयर, और फोर्थ लेयर आप वैसे तो आइनोस्फीयर कहते हैं, उसके बाद एक्सो आता है, तो ये मानो एक्सो पांचवा है, और बीच में फोर्थ लेयर और है हमारी आइनोस्फीयर की, कौन सी, आइनोस्फीयर। ठीक है, याद कर लेना सभी ध्यान से, आइनोस्फीयर हमारी एक लेयर बीच में पड़ जाती है, फोर्थ लेयर। क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, आंधी तूफान कहाँ मिलेंगे, आपके ट्रोपोस्फीयर में मिलेंगे, एरोप्लेन्स कहाँ उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं, मीजोस्फीयर में टेम्परेचर माइनस में होता है। ठीक है, सैटेलाइट को लॉन्च करके सैटेलाइट को स्टेबल कहाँ किया जाता है, आइनोस्फीयर में किया जाता है। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। थर्मोस्फीयर किसको कहते हैं, तो
मतलब एक्सोस्फीयर को और आयनोस्फीयर दोनों को कंबाइन कर दोगे तो इसको थर्मोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चंस हैं। एक काम करते हैं, मैं आपको सोलर सिस्टम, आपका एटमॉस्फेयर, ऐसे टॉपिक थे ना, छोटी छोटी सी सेशन ला के दूंगा जहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपको पता चल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तारापुर परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, आप जानते हो भारत के अंदर लगभग 7 से 8 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां से हमारी न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, ठीक है। और ये स्टेशन हर बार पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं। अब तो आपसे तो सीधा पूछा है, कभी कभी ये मैचिंग में आते हैं। 4 स्टेशन के नाम होंगे और उनके सामने 4 स्टेट होंगे, मैच द फॉलोइंग, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, जो तारापुर है आपका वो मिलेगा आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। आपको याद होगा कैगा, कैगा करके एक हमारा क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कर्नाटक में है। एक कुडनकुलम है जिसके ऊपर श्रीलंका से थोड़ा हमारा विवाद भी हो गया था, वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। ऐसे आप याद रखो रावत भाटा जो हमारा राजस्थान में। एक गोरखपुर नाम से बन रहा है, नया पावर प्लांट बन रहा है वो गोरखपुर के नाम से। और आप याद रखना, आप गोरखपुर के नाम से उसको उत्तर प्रदेश लगा दोगे, जबकि गोरखपुर के नाम से बन रहा है वो हरियाणा में। ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको होमवर्क में। मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि नरोरा परमाणु केंद्र, क्या आपका नरोरा, ठीक है। भाई यहां पे ना लिख के मैं यहां लिखता हूं नरोरा पावर प्लांट। नरोरा पावर प्लांट हमारा किस राज्य के अंदर है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि भाई किस राज्य में नरोरा पावर प्लांट स्थित है ना। सभी बताएंगे मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लगातार पेपर में आता है। बाकी देखो तारापुर मैंने आपको बताया क्या, महाराष्ट्र। स्लाइड हट गई थी ना तो उससे आंसर हट गया, बट आप याद रखें तारापुर कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। एक और है काकरापार, मेरे बार बार याद आए जा रहे, मैं आपको बताया जा रहा हूँ, लिख लिया करो। काकरापार गुजरात के अंदर है, ताप्ती नदी के किनारे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपको आते रहेंगे लगातार, हो सकता है इस बार मैं आप तारापुर लेके आऊं तो कल मैं आपको काकरापार लेके आऊंगा, मतलब कुल मिलाकर आपको याद करा दूंगा इन चीजों को, टेंशन ना लेना आप बिल्कुल भी। रेड क्लिफ लाइन, देखो आप सभी जानते हो इंडिया और इंडियन की, जो इंडिया की बाउंड्री के कंट्री है, मतलब हमारे पड़ोसी देश, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। ये टॉपिक्स हैं, इनको क्वेश्चन मत मानना, ये टॉपिक हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। अब जैसे ये पूछा रेड क्लिफ लाइन, तो भारत और भारत के पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और एयरफोर्स जैसे एग्जाम्स में लगातार, एनडीए वगैरह में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अब जरा देखिएगा, रेड क्लिफ लाइन पूछिए तो रेड क्लिफ लाइन हमारी बनती है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 में। कब? 1947 में ये लाइन ड्रॉ की गई थी इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में। आगे चल के ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश, तो उसके साथ हमारी लाइन दूसरी हो गई। बट फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप सभी जानते हो हमारे बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, एलओसी। आप सभी जानते हो हमारे बीच में एक लाइन और है 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन। आप याद रखना, आजकल बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, उसको कभी कभी ना हम सर क्रीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर क्रीक। ये गुजरात के अंदर है, भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाती है, हमारी इससे कभी ना कभी लड़ाई भी रहती है। ये गुजरात के अंदर है, सर क्रीक लाइन, ठीक है। 24 पैरेलल लाइन उसको कह देते हैं। मैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है, याद कर लो। अगला क्वेश्चन का जवाब दो सभी जल्दी से। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, हमारा सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है। अब अवार्ड से क्वेश्चन कैसा आएगा? या तो सिविलियन अवार्ड से आ सकता है या गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री क्या? जो सैन्य सम्मान होते हैं, जिसमें 2 तरीके के होते हैं, एक हमारे वॉर टाइम के होते हैं, एक पीस टाइम के होते हैं। टेंशन ना लो, अवार्ड नाम से एक टॉपिक आपके लिए, ठीक है। बहुत अच्छे समझाऊंगा कि सिविलियन अवार्ड क्या होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड क्या होते हैं, गैलेंट्री में वॉर के टाइम पे कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं या पीस के टाइम पे कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं। नाम सुना है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र वॉर टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड, मतलब एक तरीके से सम्मान होता है। अवार्ड क्यों कहेंगे यार, वो सबसे बड़ा सम्मान होता है। अब ये पूछा है कि भारत रत्न भारत में कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ 1954। याद कर लो सभी, 1954 में स्टार्ट हुआ है भारत रत्न, जो सबसे पहली बार लगभग मतलब कितने मेंबर्स को? 3 मेंबर्स को मिला था। सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे 3 व्यक्ति थे जिनको ये पुरस्कार एक साथ दिया गया था। वैसे भी आप याद रखना, ये फैक्ट है
कि भारत रत्न 3 व्यक्तियों से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाता। इतिहास में पहली बार पिछले साल हुआ जो ये पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया था, ठीक है, 3 को ही मिलता है। लगभग अब तक की बात करूं तो 53, कितने, कुल 53 ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जिनको अब तक भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। चलिएगा, तो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, पढ़ा दी जाएंगे, ठीक है। लगातार कराऊंगा क्लास में। देखो आ गया क्वेश्चन, सोलर सिस्टम का क्वेश्चन आ गया और इसमें पूछा है हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज हॉटेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम। तो आप याद रखना, अगर आप सीक्वेंस याद करोगे सन से लेकर के, तो आप सीक्वेंस में क्या करोगे, अभी थोड़ा क्लास का रहेगा मेरे पास, वरना मैं आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है। आप याद रखना कि अगर आप सन की तरफ से चलोगे, जैसे ये सन हो गया, आप चलोगे तो पहले नंबर पर आपको मरकरी मिलेगा, मतलब बुध, और दूसरे पर आप जब पहुंचोगे तो मिलेगा आपको वीनस, और वीनस का मतलब होता है शुक्र, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, शुक्र कहते हैं। अब होता क्या है कि सन के सबसे पास है मरकरी, बट सबसे ज्यादा हॉटेस्ट या मैं कह दूं गर्म जो है वो वीनस है। कौन सा है सबसे गर्म, वो वीनस है। वो गर्म क्यों है, इसका कारण है सिंपल, क्योंकि इसके पास है CO2, इसकी टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 96% CO2 है, और देखो CO2 की खासियत होती है कि वो हीट को कैप्चर करती है, ठीक है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा, और अब भाई हमारा मरकरी क्यों गर्म नहीं है, क्योंकि मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वो हीट कैप्चर नहीं कर पाता। चलिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बिहू। बिहू आपका फोक डांस, फोक डांस के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आर्ट एंड कल्चर का ही टॉपिक है। थोड़े बहुत विभिन्न विभिन्न राज्यों के जो फेमस डांस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, उत्तर प्रदेश के, बिहार का, जम्मू कश्मीर का बहुत पूछा जाता है, रऊफ करके डांस है वो पूछा जाता है। बिहू बताओ जल्दी से, आप कमेंट करो, पता है, नहीं पता तो आप याद कर लो, असम का है। इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, कोई बड़ा एग्जाम आप देने जाओगे तो वहाँ पे इसके जो टाइप्स हैं वो पूछ लेता है, बट आप सीधा बिहू याद कर लो, काम बहुत अच्छा चलेगा। नहीं याद होगा तो बता देना, और क्या एक बार मॉक टेस्ट भी कराएंगे, मॉक टेस्ट में याद करा देंगे। अब पूछा है भारत की प्रसिद्ध आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। क्या, विंग्स ऑफ फायर, इसको कहते हैं अग्नि की उड़ान। ये जो क्या बोलते हैं इसका, आपका आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, किसने लिखी थी, तो आप सभी जानते हो भारत के जो मिसाइल मैन हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से संबोधित किया जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई, कौन सी, विंग्स ऑफ फायर, याद रहेगी सभी को। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी वो लिखी थी टुवर्ड्स फ्रीडम करके, एन ऑटोबायोग्राफी। मैं आपको बता दूं, इजीली आराम से लिख लो, मैं स्लो बोल रहा हूँ, कि क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी, वो किसकी है, पंडित नेहरू जी की, ठीक है, याद रहेगी। महात्मा गांधी जी की खुद की एक अपनी ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपने आप अपनी जीवनी को लिखा है। वहीं APJ अब्दुल कलाम जी की मैंने बता दी आपकी, कौन से, विंग्स ऑफ फायर, और सचिन तेंदुलकर जी की है प्ले इट इन माई वे, मतलब प्ले इट इन माई वे, इनकी बुक है, क्या, आत्मकथा है इनकी, जिसमें इन्होंने अपने बारे में पूरा अच्छे तरीके से लिखा है। चलिएगा, तो ऐसे करके आपकी ये किताबें फेमस पेपर में आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पूछी जाती है कई बार पेपर में, ठीक है, इन्हें याद करो, अच्छी हैं किताबें, एक बार बुक्स का सेशन आपके लिए लेकर के आएंगे, याद कराएंगे। इतिहास का क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन है भाई, बैटल ऑफ तराइन जो हुआ, वो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि किस किस के बीच हुआ था, बट आप याद करो कि कब हुआ था। तो देखिए 1191 में हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, और 1192 में हुआ सेकंड बैटल ऑफ तराइन, याद कर लेना सभी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था आपका 1192 में, और दोनों के दोनों बैटल हुए हैं किस किस के बीच में, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान इनके बीच में हुई। आप याद रखना, जो फर्स्ट बैटल हुआ उसमें गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, बट जो दूसरा बैटल हुआ उसमें गौरी विजित रहा था और पृथ्वीराज चौहान इस बैटल को हार गए थे। आसानी से याद कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस बना के याद करोगे आराम से याद हो जाएगा, आपको बस सिंपल इनको याद करके चलना है, ठीक है। चलिएगा आगे, अगर पूछे 1526, देखो यहाँ दिया हुआ तो यही बताता हूँ, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और अगर पूछे 1556, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। इन ऑप्शनों में आंसर्स हैं, ध्यान दें जरा भाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, याद रहेगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैकमोहन लाइन पड़ोसी देश। भाई मैकमोहन लाइन पड़ोसी देश, और पड़ोसी देश कौन है हमारा, मैकमोहन लाइन है भारत और चाइना के बीच में, भारत और चाइना के बीच में। इस लाइन को जो ड्रॉ करा गया था ये हुई थी जुलाई 1914 के आसपास, बिल्कुल 3 जुलाई डेट है शायद, जो 3 जुलाई 1914 के में हमने आपका चाइना और भारत के बीच में लाइन खींची थी। हालांकि इस लाइन को लेकर के चाइना आज भी डिबेट करता है, मैं इस लाइन को नहीं मानूंगा, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, कहने को तो सब कुछ तो ले जा, हम कुछ नहीं ले रहे, ठीक है, ऐसे कैसे दे देंगे, याद रखना। बट उसके बावजूद भी एक लाइन और है जिसका नाम है LAC, ये 1962 में हमारे सामने आई थी, जब हमारा युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसमें ये लाइन बीच में आ गई थी लद्दाख के अंदर। इसका नाम क्या बनता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बनता है इसका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 में अस्तित्व में आई थी लद्दाख के अंदर, याद रखेंगे सभी, ठीक है। करते हैं आज का क्वेश्चन एक और हमारा, किस विटामिन, विटामिन के नाम, विटामिन के साइंटिफिक नेम्स, विटामिन की डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज पेपर में आती है। एक टॉपिक मेरी तरफ से आपके लिए विटामिन भी रहेगा, मैं आपको उसको समझाऊंगा, उसके बाद उसके कुछ 15-20 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस में कराऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। विटामिन की बात करो, किसी ने पूछा है वो कौन, मतलब स्कर्वी जो आपका डिसीज है जो मसूड़ों को इफेक्ट करती है, मसूड़ों में से खून वगैरह आ जाता है, वो किस उससे होता है, आपका विटामिन की कमी से। तो विटामिन C की कमी से वो रोग होता है, मैं आपको बता दूं। A से आपका रतौंधी होता है, याद रखना सभी। B से आपका बेरी होता है। C से मैंने स्कर्वी आपको बताया, और D से होता है आपका रिकेटस करके एक बीमारी होती है, रिकेटस करके, ठीक है, वो होती है आपकी विटामिन D से। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ये मत मानना मैं इसको सर्किल कर देता हूँ, कभी कभी जी आंसर क्या है इसका, ऐसे मैं सर्किल कर देता हूँ, ठीक है, याद रखना। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, साथ ही साथ हमें आपसे जुड़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, यहाँ जुड़ जाइए, व्हाट्सअप नंबर है, पर्सनल आप कीजिएगा, जो मैसेज, जो भी डाउट है मैसेज कीजिएगा, सॉल्यूशन आएगा, जो भी आप चाहते हैं उसके बारे में आप बताइएगा। ऐसे ही मैं आपको लगातार क्लासेस कराऊंगा, कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है, कोई डाउट आपका आता है, आप बताइए, सब कराया जाएगा। जितना सर ने आपको प्रॉमिस किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको कराएंगे, 1-1.25 महीना आपके पास है, बहुत अच्छे से कराया जाएगा। पेपर निकाला है, XY बोथ निकाले हैं, आपके भी निकलवाए जाएंगे, इस बात का प्रॉमिस हम करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।